क्योंकि जुडिशरी से अफसरान नहीं थे, इस वजह से जो सामने मसले मसाइल आ रहे हैं वो आए हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो फरिश्तों के वो हो तो और बात है। कब्र में जाना है, आपने क्या किया इस मुल्क के साथ। वो नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी किंग मेकर है, पीपल्स पार्टी कुछ भी मनवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। ये फायरवॉल का उसका ड्राइवर है फखर। अच्छा हो गई है। सहाफ़ी जो है किसी के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगा देते हैं, बाज़ औक़ात तो लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मरियम नवाज साहबा मेरी तो आप बड़ी पसंदीदा, नेल्सन मंडेला साहब के बाद आप रहनुमा हैं। वही काम जो फवाद चौधरी साहब नहीं कर सके वो मलिक अहमद खान ने दस्तखत करके कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दिलचस्प बयान की। इलेक्शंस 2024 उसके ऊपर यकीनन बहुत से सवालात, बहुत सारे शकूक व शुबहात, जिसको हम भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन सारे जो सवालात और जो मसले मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनकी ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन करवाना, उन्होंने डाल दी है अदलिया पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि आरओज़ और डीआरओज़ के लिए हमें जुडिशरी से अफसरान दें ताकि उससे मसला हल हो सके और ज़रा निज़ाम बेहतर तरीके से हम इलेक्शंस में चला सकें। लेकिन दोनों तरफ से कोई सहूलत नहीं हमें मिली, नहीं दोनों तरफ से कोई फ़ायदा हुआ। तो फिर हमने देखा कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को उस वक्त सारा का सारा मामला करना पड़ा है। ऑफ कोर्स अदालत में भी सारे के सारे मामला गए थे। फिर ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने 2 बार पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शंस करवाए, एक 77 में और एक अभी 2024 में, और दोनों बार जो इंतखाबात हुए हैं उसने पाकिस्तान को नाकाम ही किया है। तो ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब बात कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डाल दी है कि क्योंकि जुडिशरी से अफसरान नहीं थे, इस वजह से जो सामने मसले मसाइल आ रहे हैं वो आए हैं। क्या ये बयान दुरुस्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? अपने तजियाकारों से जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ हैं। फ़खर साहब, क्या राय है आपकी? अलीना, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा है, और ये जो 77 और उसके साथ 2024 का ये एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। देखिए 77 का जो था 1977 का वो मसला ही कुछ और था। उस टाइम जो पीएनए थी उसकी डिमांड ये थी कि जो इलेक्शंस हैं वो फ़ौज और अदलिया की ज़ेर निगरानी कराने चाहिए, जबकि इलेक्शंस हुए इंतज़ामिया के हवाले से, और वो एक टोटली डिफरेंट वो था। हमने फिर देखा है कि उसके बाद ये जो इनकी वो की गई थी, ये डिमांड किया गया था कि फ़ौज या उसके साथ साथ अदलिया के मातहत इलेक्शंस हों, तो 79 और फिर 83 के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस थे वो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम कराए गए। तो उसके बाद काफ़ी सवाल उठे उन इलेक्शंस के ऊपर। फिर ये हुआ कि 85 में एक कमेटी बना के कि इसके हवाले से इलेक्शंस कैसे कराए जाएं कि वो मुतनाज़ा ना हो, उसके ऊपर उंगली ना उठ सके। तो 85 में एक कमेटी बनाई गई थी, 4 रुकनी ज़हूर आदिल नामी एक कमेटी थी जिसने अपनी सिफारिशात दी थी, और उस कमेटी ने भी यही रेकमेंड किया था कि बजाय फ़ौज या अदलिया के इलेक्शंस इंतज़ामिया के मातहत ही कराए जाने चाहिए। फिर अगर हम रिसेंट एग्जांपल देख लें, 2013 वाली जो इलेक्शंस हुए थे वो आरओस जो थे उस टाइम वो जुडिशरी से लिए गए थे। हमने देखा कि जो 2013 के इलेक्शंस के नताइज थे, ना सिर्फ इमरान खान ने उनको रिजेक्ट किया बल्कि एक फुल फ्लैज कैंपेन चलाई थी। उस टाइम उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ और जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसी इमरान खान की कैंपेन की बुनियाद के ऊपर उनको डेफेमेशन नोटिस भेजा था, जो कि 10 साल बाद अभी वो खारिज हो गया और मेंटेनेबल नहीं था। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो चाहे किसी के भी वो फरिश्तों के वो हो तो और बात है, अदरवाइज़ ये किसी फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम करवाएं, अदलिया के ज़ेर इंतज़ाम करवाएं या इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम करवाएं, हमेशा जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठते हैं और शायद उठते रहेंगे फ्यूचर में भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदलिया के ये जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के या लाहौर हाई कोर्ट के, जिस तरह इन्होंने रेफ़र किया है कि मैं उनके पास गया, अदलिया के हवाले से वो किया लेकिन रिक्वेस्ट वो नहीं मानी गई। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया के ज़ेर इंतज़ाम इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और उसकी रीज़न ये है कि हमेशा हमने देखा है कि डिस्प्यूट्स होते हैं पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, और जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए या जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके लिए कोई ना कोई आपके पास एक न्यूट्रल जो अंपायर है वो होना चाहिए।
तो अदलिया बतौर एक न्यूट्रल अंपायर के वो इलेक्शन के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको तो वो हल करवा सकती है या उसका फैसला कर सकती है। जो इलेक्शंस करवाने का है वो उसका हल यही है कि इंतज़ामिया के तहत हों। आप देख लें इंडिया में इलेक्शंस जो होते हैं वो इंतज़ामिया ही कराती है हमेशा, कभी अदलिया को वो नहीं किया गया। अलीना, क्या आपको पता है कि अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं वो काउंटीज़ करवाती हैं, जो लोकल काउंटीज़ होती हैं वो इलेक्शंस करवाती हैं, इवन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के वो सारे वो होते हैं। तो ये मसला उसमें नहीं है कि इलेक्शंस किसके ज़ेर इंतज़ाम होता है, मसला यही है कि हमारे जो एक सिस्टम है, हमने देखा ये जो 2017 का जो था जी, हमने देखा है कि 2017 के जो इलेक्शन एक्ट था उसमें कोई 70 प्लस आपके लिए फायर वायल लग रही है वो की गई, इलेक्शन एक्ट बनाया गया, उसमें बेहतरीन जो भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते थे इलेक्शंस के हवाले से वो इंक्लूड कराएगी। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 के इलेक्शन एक्ट के बावजूद भी जो है वो कभी इलेक्शंस का वो शफाफियत के ऊपर फिर भी सवालात उठते हैं। और ऑलरेडी कानून मौजूद है, मसला वही है कि इम्प्लीमेंटेशन का है और फिर हमारा जो एक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, उसका मसला है। जब तक ये ठीक नहीं होता, चाहे आप कानून साजी कर लें, चाहे वो अदलिया के ज़ेर इंतज़ाम करवा लें, फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम करवा लें, हमेशा सवालात उठते रहेंगे। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैडम शेख, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएं, आपका दिल लेफ़्ट साइड पे है कि राइट साइड पे, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन अगर है तो दिल पे हाथ रख के बताएं कि अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर की इन कहानियों पर कौन एतबार करेगा? पूरे मुल्क में 25 करोड़ में से इलेक्शन कमीशन की इन कहानियों पर अब कौन एतबार करेगा? आप छोड़ दीजिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपने 2 बार आईनी खिलाफ वर्जी की, आइन तोड़ा, आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आपने आइन को नए सिरे से लिखा, आपने मुल्क को सियासी बुरानों में धकेला, आपने तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने अब इसको भी छोड़ दीजिए कि जो फैसला भी किया इस इलेक्शन के हवाले से, जानबदाराना तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। मैडम शेख, ये कहाँ था इलेक्शन कमीशन? एक राजा सिकंदर सुल्तान राजा ने एक इलेक्शन करवाना है और वो करवा दिया है। इसके बाद उनको दोबारा मौका नहीं मिलना, अल्लाह ने ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं देना, ना मेरी ख्वाहिश है कि उनको मिले। तो एक ज़िंदगी का बंदे का आपने एक एम्पायर का जिक्र किया, कोई एम्पायर हो, कोई ताकत हो, कोई खुफिया पीछे हो, जब मैं एक अल्लाह को जवाब देना है, जवाबदेही है, कब्र में जाना है। आपने क्या किया इस मुल्क के साथ? आपने इस मुल्क के साथ क्या किया? सिकंदर सुल्तान राजा साहब, यकीन करें इलेक्शन कमीशन साहब, बहादुर साहब, आपने इस मुल्क के साथ जो कुछ कर दिया है वो कोई कर ही नहीं सकता कितनी मेहनत के बाद। उम्मीदवार पकड़े जाते रहे, तायद कुरिंदे, तजवीज़ कुरिंदे पकड़े जाते रहे, लोग पकड़े जाते रहे, इलेक्शन के दौरान बेडरूमों में घुसा जाता रहा, इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, चादर चार दीवारी की पामाली हुई, लम्हा बे लम्हा, कदम बे कदम इलेक्शन के और इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठे, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप रहा। कैसा करवाया इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन ने? अमेरिका, बरतानिया, इंतखाबी इदारे, ये सारा छोड़ दीजिए। पहला इलेक्शन है ये हमारी पाकिस्तान की 76 साल तारीख का कि सब मुत्तफिक हैं कि धांधली ज़दा है, जीतने वाले भी हारने वाले भी। अच्छा, और मजे की बात है, कोई ठंड प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन में। मौलाना क्या कह रहे हैं? असम्बलियों में कह रहे हैं कि और बार जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि इस बार असम्बलियां बेची गई और खरीदी गई। कोई एक बयान इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर का। अहमद वली खान कह रहे हैं कि मुझे पता है किसने पैसे दिए और किसने लिए। कोई एक इस पे उनको बुलाकर पूछा हो इलेक्शन कमीशन ने। पीर पगाड़ा कह रहे हैं हमें तो 2 महीना पहले का नताइज पता था किसने जीतना है किसने हारना है। कोई एक किसी ने पूछा हो इलेक्शन कमीशन ने। जवेद लतीफ हुकूमती पार्टी के कह रहे हैं 90 करोड़ में शेखुपुरा की 5 सीटें बिकी। इलेक्शन कमीशन ने बुला के पूछा हो कि भाई वो 90 करोड़ किसने लिए, कहाँ से दिए? और वो कह रहे हैं मैंने एक जब फ़ोन किया कि मेरे जो हल्के की रिकाउंटिंग करें तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की भी फिर कर दें। देखा, कहते हैं कितनी ब्लैकमेलिंग। कोई पूछा हो कि भाई आपने किसको फ़ोन किया, उसने क्या जवाब दिया? डॉक्टर निसार चीमा मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि मुझे फॉर्म 47 से जितवाने की ऑफर की गई, इलेक्शन कमीशन ने पूछा हो।
महमूद खान कह रहे हैं कि मुझे भी कहा कि तुम्हें जितवा देते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पूछा हो। लश्करी रईसानी कह रहे हैं कि मुझे भी कहा कि तुम्हें सीट दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पूछा हो। तो किस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं जिसको हम अपने खून पसीने से, टैक्सों से पैसे देकर, ये सिकंदर सुल्तान राजा जिस गाड़ी में जाते हैं उसमें इस गरीब कौम का फ्यूल है। साहब वो क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह बयानात को बुला बुला के पूछे। अगर किसी को, उनके मुखालिफिन को किसी सियासी रहनुमा के बयान से कुछ मसला है तो अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है बयान कि आके प्रूव करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन दरमियान में फरीक बन सकता है। ऐसे कैसे बुला के पूछते? मैडम शेख, इशू ये है कि क्या इस इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? शफाफ इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन में धांधली ना हो। अदम एतमाद हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन, जब आप पूरा इलेक्शन प्रोसेस, एक बंदा कह रहा मैं इधर कह दूं कि खरीदा गया और बेचा गया है, तो क्या सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन, अच्छा फिर हर लम्हे पे कभी नहीं बोला। और फिर ये हुकूमती पार्टी, सियासी जमातें सारे कह रहे हैं, भाई किसी एक को बुला के कह रहे हो कि आपकी साख का सवाल है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अपनी साख का, इलेक्शन कमीशन की अपनी साख का, इलेक्शन की साख का कोई नहीं। अच्छा फिर मजे की बात सुनिए मैडम शेख के अभी जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि एक गलतियों की सीरीज है और उसकी इब्तदा यहां से हुई है जहां वो बैठे हुए थे, और उस जो वहां से इब्तदा हुई, मतलब बल्ले का इंतखाबी निशान सिंबल लिया गया, उसकी इब्तदा इलेक्शन कमीशन ने की। और फिर आप देखिए कि इस वक्त बजाय इसके कि कोई पहला आपने क्या किया कि बल्ला ले लिया, दूसरा क्या किया कि फार्म 45 और फार्म 40, आप अंदाजा कर लें फार्म 45 किसके हैं, फार्म 47 किसके हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं। वजह क्या लगती है क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये वाली बात की है अदलिया से मुताल्लिक? क्या ये क्यों कहा है कि जी अगर वो अदालती स्टाफ मिल जाता तो बेहतर होता, सवालात ना उठते? मैडम शेख, अंदर एक जमीर भी तो होता है, गिल्टी फीलिंग भी तो होती है। गिल्टी फीलिंग है। अब सारी उम्र सफाइयां देंगे इंशाल्लाह। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे, सारी उम्र इनके पीछे ये सवाल, इनका पीछा करेंगे सवालात, सारी उम्र सवालों के जवाब देंगे। के लिए अपनी हिचकिचाहट मिटाने के लिए दो जुमले मैडम शेख, सिर्फ आखिरी 2 जुमले। पहला मरहला बल्ला ले लो, दूसरा मरहला फार्म 45 पे फार्म 47 ले आओ, तीसरा मरहला इलेक्शन ट्रिब्यूनल धांधली, जब वो मामला इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर लो, सारे इख्तियारात ले लो, जब जो चाहे कर लो। मज़े साहब, ये हिचकिचाहट मिटाने की कोशिश है, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं गिल्टी हैं तो इसलिए आके कह रहे हैं, या क्या कुछ और? देखिए, एक तो ये इतराफ़ है अच्छा कि इलेक्शन 2024, अगर वो ये कह रहे हैं इलेक्शन 2024 कराने में नाकाम रहा, तो इसके क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि आप अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं, और आम तौर पे जब लोग नाकामी का एतराफ़ करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए लोगों को? उनको उस नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि 2 इलेक्शंस जो है वो इंतज़ामिया के अंडर हुए और दोनों नाकाम हुए, पाकिस्तान को नाकाम बनाया, पाकिस्तान को नाकाम बनाया ना, तो अगर नाकाम बनाया है 2024 के इलेक्शन में, तो इसके क्या माने हुए? आप थे ना जिम्मेदार, और आप वो जिम्मेदारी लें। फिर वो जुडिशरी ने क्या किया, इंतज़ामिया ने क्या किया, इलेक्शन क्यों नहीं इस तरह, ये सारे एतराफ़ है। इर्रिस्पेक्टिव के बहुत सी चीज़ें, बहुत सी डिबेट है जिसमें हम कर सकते हैं लेकिन ये बयान मेरे नुक्ता नज़र से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन 2024 की नाकामी का एतराफ़ है, लिहाजा वो नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफ़ा दें। ये अच्छा मॉरल तरीक़ा होता है उसका। देखिए 77 का अभी फ़ख्र बात कर रहे थे, 77 में जो इलेक्शंस हुए थे उसकी बिल्कुल डायनामिक्स मुख्तलिफ थी। उस ज़माने में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक दिन में नहीं होते थे। उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर हुई हैं। इम्प्रूव किस तरह हुई है? पहले ये फ़ैसला किया गया कि नहीं इलेक्शन एक ही दिन हो, फिर दूसरा फ़ैसला ये किया गया कि इलेक्शन जो है वो अबूरी हुकूमत के अंडर हो, क्योंकि उस वक्त तो सिटिंग गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराए थे। फिर बीच में ज़ाहिर है 11 साल का मार्शल लॉ आ गया, उनका अपना इंटरेस्ट था। उनका इंटरेस्ट ये था कि पीपल्स पार्टी को बाहर कर दिया जाए, पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया जाए, और ये सारी चीज़ें की गई उस वक्त।
बाद में चीज़ें जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये रियलाइज़ किया 2002 के बाद, और जब उन्होंने मीसाक़ जमहूरियत किया तो उसमें ये चीज़ों को इम्प्रूव किया। अब क्या है, उसके बाद से 18वीं तरमीम के बाद से जो भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों हैं, क्योंकि इनके मर्ज़ी से आते हैं। अब तो ये कानून है ना कि जो लीडर ऑफ द हाउस है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से कंसर्न लेता है, और अगर उनमें इत्तेफाक नहीं होता तो फिर एक दूसरा प्रोसेस। तो एक प्रोसेस ज़रूर शुरू हुआ है जो कि इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जब आप आज अगर राजा सुल्तान जो है ये इतराफ़ कर रहे हैं, और कल अगर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम नाकाम हुए या कोई और इलेक्शन कमिश्नर नाकाम हुआ, तो अपोजिशन और गवर्नमेंट की भी नाकामी है ये। और अपोजिशन गवर्नमेंट ही कैसे? देखिए, उसका तरीक़ा ये सीधा सा है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शायद एक्सपेंसिव हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना स्टाफ होना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है प्रोविंशियल अगर इलेक्शंस करा रहे हैं तो यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होगी, ब्यूरोक्रेसी इन्फ्लुएंस्ड होगी, क्योंकि उनके ही लगाए हुए लोग हैं ब्यूरोक्रेसी। सर, ये आप पहले भी कह चुके हैं, और हमारा हमेशा इसके ऊपर सवाल आपसे, इख्तिलाफ की तो मैं चले नहीं कहती, बट सवाल मेरा आपसे यही हमेशा रहता है कि क्या हमारा मुल्क फाइनेंशियली इस पोजीशन में है कि वो इस तरह का इलेक्शन कमीशन जिसमें पूरे का पूरा अमला जो है भर्ती करें वो फाइनेंशियली बर्दाश्त कर सकता है? ऑल्सो सर, इसमें वायबिलिटी के ये भी इशूज़ आते हैं कि वो कैसे नहीं इन्फ्लुएंस हो सके जब आपको पता है कि अमला कौन सा होगा और कहाँ कहाँ भर्ती हुआ है, किस तरह नहीं, तो बल्कि वो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही आप पोलिटिसाइजेशन जो है ना वो तो फिर एक डिफरेंट हम डिबेट में चले जाते हैं। दूसरा बहुत आसान हल क्या है? आसान हल ये है कि सिटिंग जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हों, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपने वक्त पर फैसले दें। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि 4 महीने जो पॉलिटिकल उसमें 4 महीने आपको डिफाइंड है कि 4 महीने में आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला करना है। एक इलेक्शन से हम दूसरे इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो फैसले नहीं हो पाते। सर, मेरा तो एक और भी सवाल है, हम जरा अपने पड़ोसी की भी थोड़ी सी बात करते हैं, वहाँ पे हालिया इलेक्शंस हुए तो कंपेयर भी करते हैं, बट फखर वांट्स टू से समथिंग। फखर मैडम शेख, यही मैं इसी पे एक सवाल, मैं आती हूँ, बट फखर कुछ कहना चाहते, बट साहब मैं चाहती हूँ भारतीय इलेक्शंस के ऊपर हम बगौर इसका जायजा लें। एक जुमला सिर्फ मैं मजहर साहब के लिए कि निगरान हुकूमतें, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, ब्यूरोक्रेसी, ये एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है इस इलेक्शन 2024 में, और उसमें सिर्फ किसी पे डाल देना वो एक अजीब सी बात है। भट्टी साहब माफ कीजिएगा, फिर तो 2018 के इलेक्शन में भी यही हुआ था। वो तो फिर आप बलूचिस्तान, नहीं एक मिनट आप बात सुन लें। बलूचिस्तान में क्या हुआ था, कैसे आ गई बलूचिस्तान में अदम एतमाद? एकदम जो है मुस्लिम लीग नून की अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, किसने तख्ता उलट दिया मुस्लिम लीग? लेकिन सर सेनेट के इलेक्शन नहीं, सेनेट में क्या हुआ था? 2024 में अब ये आप बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं, आप वही आर्गुमेंट कर रहे हैं जो होता है। मजहर साहब, इस तरह तो मुझे 2013 में चला सर, मैं तो आपसे वही बात कह रहा हूं, तो आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट। आप हमारा यही तो प्रॉब्लम है कि सर मैं कब कह रहा हूं कोई इलेक्शन बड़ा शफाफ हुआ है, ये बुरा हुआ है? मैं तो कह रहा हूं बात हो रही 2024 की, या तो सारे इलेक्शंस की बात कर लें। तो मैंने तो 2024 जैसा इलेक्शन हो ही नहीं इस मुल्क। अब आपसे मैं वही बात कह रहा हूं, अगर 2024 का इलेक्शन, और मैं कह रहा हूं तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वहां से सबसे पहले तो इस्तीफा उसे देना चाहिए ना, जिसकी जिम्मेदारी थी, इंडिपेंडेंट है, ये याद रखें। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंडिपेंडेंट है, बाकी दीगर चीजें छोड़ दें, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो ये कह रहे हैं 2024 का इलेक्शन गलत है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी नाकामी का इतराफ कर रहे हैं। जी, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जानबदार तरीन निगरान हुकूमतें थी, अदलिया के फैसले सियात तरीन थे, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स का किरदार। एक सेकंड सर, 2018 में अदलिया के ऊपर डेफिनेटली हम सवाल उठा सकते हैं, 2024 में किस तरह से आप तो अदलिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? सर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, इसलिए मैं डिस्कशन उनके पास लेके जा रही हूं। मजहर साहब कह रहे थे कि एक ऑप्शन ये हो सकती है, इलेक्शन कमीशन अपना पूरा
जो है वो स्टाफ रख लें, जो कि बज़ाहिर वायबल नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि ये ऑप्शन जो है ना शायद वो नहीं है कारआमद। उसकी रीज़न ये है कि आइन और कानून में इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियारात हैं कि वो किसी भी इदारे को जो है वो अपने असिस्ट करने के लिए वो कर सकता है, अहकामात जारी कर सकता है इलेक्शन कराने के हवाले से। बाकी ये इलेक्शन कमीशन अपने भी अगर वो स्टाफ ले आए, अपने ही वो सब कुछ ले आए, उसके बावजूद लेना तो हमने इसी सोसाइटी से ही है। अल्टीमेटली उनके ऊपर भी उसी तरह सवालात उठेंगे। जब हमने जुडिशरी से लिए तब भी सवालात उठते हैं, फ़ौज से लिए तब भी सवालात उठते हैं, इंतज़ामिया से लिए तब भी सवालात उठते हैं। तो मुनासिब यही है कि ये हमारे पास ऑलरेडी जो लॉज हैं वो भी एग्जिस्टिंग मौजूद हैं, हर हवाले से मौजूद हैं। मसला उनकी इम्प्लीमेंटेशन होता है। देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 में तमाम तर कवानीन और सब कुछ है, उसके बावजूद भट्टी साहब ये धांधली की बात करते हैं। एक डस्का इलेक्शन का देख लें, 2-3 दिन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है, 1 मिनट बाद भट्टी साहब बात करने देना। पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए डस्का इलेक्शन या एक हल्का के लिए, और उसमें धुंध में कितना एक्शन लिया था अंधाधुंध इलेक्शन कमीशन ने। भट्टी साहब बात कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपको टाइम देती हूं। फखर, आपके जितने भी लॉज हैं वो सारे पहले ही मौजूद होते हैं। इस हवाले से मसला वही इम्प्लीमेंटेशन का है जो मैं एक पॉइंट वो साबित करना चाह रहा था। तो ये मसला नहीं है। दूसरा जो भट्टी साहब कह रहे थे, एक के जो पत्नी वो जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा, किसी और ने ये कहा, हमारे पास ये है। देखिए, उसका पूरा इलेक्शन एक्ट में जो है वो पूरा प्रोसेस है कि आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है या कोई भी शहरी भी वो जाके वो कर सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कोई धांधली हुई है इसके हवाले से कोई सबूत है। मसला वही है कि अगर आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करना है किसी नताइज को, तो आपने उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लफ करने होंगे। ये कानून में एक उसकी वो बाकायदा तौर पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप ज़बानी कलामी जो है कोई इस तरह इल्ज़ामात नहीं लगाते, आपने साथ कोई ना कोई एविडेंसेस भी लगाने होते हैं। तो ज़बानी कलामी टीवी के ऊपर आके मैं भी 10,000 को इल्ज़ाम लगा दूं इलेक्शंस के हवाले से या किसी हवाले से, मसला वही होता है कि कानून में आपने उसको साबित करना होता है। भट्टी साहब भी दिन में 10,000 वो ये इल्ज़ाम अभी भी मतलब चाहे तो वो कोई भी कर सकते हैं। वही ये जितने भी उम्मीदवारान हैं जो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट जो है सब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज भी किया हुआ है। होपफुली उसका जो है जो एक कानून के मुताबिक है वो 4 महीने में हो जाएगा। तीसरी बात, भट्टी साहब ये कह रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, जो पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात कर रहे थे और डिफरेंस कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, इमरान खान या वो बैरिस्टर गौहर का बिला मुकाबला का हुआ, तो वो किसी को जो है सुप्रीम कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन ने उसको उसकी बुनियाद के ऊपर पार्टी सिंबल से वो कर दिया। देखें, हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, उसमें पूरा इलेक्शन का तरीकाकार होता है। उसमें आपने एक शेड्यूल अनाउंस करना होता है, प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बनाना होता है, कागजात नामजदगी है, वो सारा एक प्रोसेस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग का इलेक्शन जो है शफाफ है। ये कोई भी सियासी जमात हो जो उनके लीडरान होते हैं उसको कोई नीचे से चैलेंज करता ही नहीं या उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ता ही नहीं है। हमने ये देखा है हमेशा पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी पार्टीज हैं वो जो एक रिक्वायरमेंट होती है जो एक उन्होंने लिख के दी हुई है इलेक्शन कमीशन को, वो एटलीस्ट कागजी तौर पे वो पूरी करते हैं। जो पीटीआई इलेक्शन की बात ये कर रहे थे, आपकी बात को करने वाला सर, वैसे ये बड़ी वैलिड बात है और बल्कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी नून लीग के जो इलेक्शंस हुए हैं, पार्टी इलेक्शंस, उसके अंदर भी उसी तरह से जो ओहदों पर तैनाती उसको भी देखे इलेक्शन कमीशन। और हमें कुछ अर्से पहले पता चला था कि इलेक्शन कमीशन अब बड़ी विजिलेंट हो रही है इन मामलात के ऊपर कि जो पार्टी में इंतखाबात होते हैं उसकी फंडिंग किस तरह से हैं, क्या हैं। तो वी होप कि बाकी पार्टी से मुतालिक भी इसके ऊपर। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो डेफेमेशन लॉ के नाम से एक कानून आज पास हुआ, इसको असेंट मिली है, उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। पंजाब असम्बली से हत्के इज़्ज़त कानून मंजूर कर लिया गया है, जिसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसके ऊपर तनकीद यही होती है कि जिस तरह की इसकी लफाजी है कानूनी और जिस तरह की इसमें शिकें शामिल की गई हैं, इससे ब्रॉड टर्म्स में मीडिया के ऊपर, इजहार राय के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और बहुत मुश्किल होगा किसी को भी अपनी बात करना, और बल्कि जो बात कर रहे हैं उनकी पकड़ करना बड़ा आसान हो जाएगा और गलत मानों में। इसके ऊपर तनकीद हो रही है और सहाफ़ती बरादरी तो इसके ऊपर एहतजाज करी, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। बट ये जो अब दरमियान में काफ़ी हमने अरसा देखा कि हाइएटस रहा, कुछ इसके ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन अब इसका एकदम से असेंट मिल जाना
और फिर उसके ऊपर जो सहाफ़ती तंजीमें तनकीद कर रही हैं कि रात के अंधेरे में कवानीन आते हैं, मंजूर हो जाते हैं, एक बात करते हैं, करते दूसरी हरकतें, ये क्यों हैं? अपने तजियाकारों से ज़रा होलिस्टिकली इसके ऊपर पूछते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ये जो पहले तो पीपल्स पार्टी इसके ऊपर मौक़िफ़ आया कि हम अब्सटेन करें, हम इसके ऊपर नहीं साथ देंगे मुस्लिम लीग नून का या पंजाब हुकूमत का, लेकिन उसके बाद एकदम से हम देखते हैं कायम मकाम जो नून लीग के गवर्नर हैं वो इसको असेंट भी दे देते हैं। क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने हर चीज़ की अगर वो समझते हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए था? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर ये समझती थी तो पीपल्स पार्टी को इसे अपोज करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने अपोज ना करके दरअसल इस कानून की हिमायत की है। उनके गवर्नर साहब क्यों चले गए? और मैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मलिक अहमद ख़ान, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने एक काले कानून पर दस्तखत करके जो है वो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस से लेके आज तक जो चीज़ें रही हैं, जो ब्लैक लॉज रहे हैं, अब उनका भी ये नाम आएगा कि उन्होंने भी ऐसे ही कानून पर दस्तखत किए। देखिए, हतक इज़्ज़त का कानून बिल्कुल होना चाहिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो हतक इज़्ज़त का एक्ट मौजूद है 2002 का। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो इम्प्रैक्टिकल है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इम्प्लीमेंट कराना किसकी जिम्मेदारी है? आप पढ़ें, पहले एक्ट को तो पढ़ें 2002 के उसमें। दूसरी ये कि इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। और असल चीज़ क्या है, असल मसला क्या है अलीना? प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी चीज़ें थी, इतनी जल्दी में चीज़ें हुई हैं। इस पर बैठ के डिस्कशन, इस पर बैठ के राय हासिल करना, और असल दूसरी बात यह है कि क्या हतक इज़्ज़त का अगर ये पूरा कानून आप पढ़ें जी, तो इसमें सिर्फ मीडिया को क्यों डिफ़ाइन किया गया है? क्या एक आम आदमी की हतक नहीं होती? क्या एक मीडिया पर्सन है उसकी हतक नहीं होती? आपने सिर्फ उस कानून में डिफ़ाइन कैसे किया है? जर्नलिस्ट क्या होता है, न्यूज़पेपर क्या होता है, चैनल क्या होता है? सोशल मीडिया से मुतालिक भी इसमें थोड़ी सी की गई है। लेकिन ये जो आप पॉइंट उठा रहे हैं ना, जल्दबाजी वाला, ये डेफिनेटली काबिल गौर बात है। भट्टी साहब क्या समझते हैं, इतनी जल्दबाजी किस बात की? ले आते कानून, लेकिन अगर मुशावरत से ले आते, आराम से ले आते, तो अमल दरामद भी उसके ऊपर ज़्यादा होता और तनकीद उसके ऊपर ना होती। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये ज़हनों में रहे और इसको ज़हनों से क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो ये बिल ना आता। पीपल्स पार्टी किंग मेकर है इसमें, इस हुकूमत में, और पीपल्स पार्टी कुछ भी मनवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। ये अब और फिर इसके बाद अचानक गवर्नर साहब का 6 दिन के लिए छुट्टी पे निकल जाना और उनका कायम मकाम गवर्नर बन जाना और फिर उनका दस्तखत कर देना। अब ये तो सारा सीरीज छोड़ दीजिए। अगर पीपल्स पार्टी चाहती और दिल से चाहती कि ऐसे ये नहीं होना चाहिए तो ये ना आता, मरकज से वो दबाव डालती, बिल्कुल ना आता, इत्यादि होती, या कम से कम हमें क्लियर हो जाता कि ये पीपल्स पार्टी ने देखो इतनी एफर्ट की है, इसके बावजूद नहीं हुआ। दूसरी बात ये भी ज़हनों में रहे कि ये मरियम नवाज साहबा कल तक मीडिया के इनकी नज़र में क्या होता था, क्या किधर गए ये रहम दिल भले मानस लोग जो हमारे लिए तड़पा करते थे आज़ादी इज़हार राय, और वो किधर गए कल के गासिब जो डंडे लेके हम पे चढ़ा करते थे कि ये। तो अब मरियम नवाज साहबा का पता नहीं, वो भली मानस मरियम नवाज साहबा प्लीज वापस आ जाएं। ये वजारत आला इतनी इसकी कीमत है, ना करें इस तरह, मेहरबानी करें मरियम नवाज साहबा। मेरी तो आप बड़ी पसंदीदा नेल्सन मंडेला साहब के बाद आप रहनुमा हैं, तो और नवाज शरीफ साहब के बाद भी। तो अब पीका कानून के भी यही बानी थे, और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई। पता नहीं क्या दिल में दर्द उठा और कहा तुम शेख मुजीबर रहमान, और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो ले आए कि ये है शेख मुजीबर रहमान। तो वो भी पंजाब हुकूमत, और अब ये हद के इज्जत वाला भी पंजाब हुकूमत, और एक जो आपके लिए मैडम शेख खास तौर पे लग रही है ना फायर वॉल, जो आपके व्हाट्सएप को देखेगी, मेरे को तो नहीं देखेगी, उस पे भी आपको लग पता जाएगा। 14 साल कैद बामुशक्कत, मैं तो आपको देख रहा हूँ। और मैडम शेख 100 दिन हो गए मरियम नवाज साहबा के खैर से। चले ये भी भट्टी साहब ने बता दिया कि मैं तो आपको देख रहा हूँ, यानी भट्टी साहब फायरवॉल लगवा रहे हैं और बाकी हम जो बेचारे रह जाएंगे सारे के सारे, उन सब के अकाउंट्स देखे जाएंगे। फखर साहब, मैडम शेख
रात को मैंने अभी घर मेरे पड़ी हुई थी, रात को पहुंचाई है, फखर की गाड़ी लेके आया तो उसमें रखी है कैरी डब्बे में और वो गई। अच्छा। अब लग गई है रात को, आपको लग पता जाएगा। फखर को भी आपने अपने साथ अकम्प्लिस। फखर ड्राइवर है आजकल इस जो ड्राइव है ना ये फायरवॉल का, उसका ड्राइवर है फखर। अच्छा हो गई है। ये इस्लामाबाद में सर क्या चल रहा है सब कुछ वाकई में जो हम सुन रहे हैं, आपने भी बल्कि इससे मुतल्लिक थोड़ा सा शोशा छोड़ा था, अब खबरें आ गई हैं कि फायरवॉल एंड ऑल। अलीना ये काफ़ी अरसे से चल रहा था फायरवॉल के हवाले से, और काफ़ी अरसे से मतलब 2-3 माह हो गए हैं इस हवाले से। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक्वायर कर चुकी थी। अब जो सिस्टम जो है वो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस, और ये इस पर तफसील के साथ उमर चीमा साहब ने खबर भी दी है इस हवाले से। मैं ये जो डेफेमेशन वाला जो लॉ के हवाले से बात करना चाह रहा था, देखें हम तनकीद बराए तनकीद की बजाय अगर उसको वो देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें। मैं एक छोटी सी अपनी एग्जांपल कोट करता हूँ। मेरे हवाले से एक मीडिया हाउस ने चलाई थी खबर, जो उस टाइम पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाली जो स्टोरी थी उस पर, और उसके बाद मेरी हालत इतनी हो गई थी कि मैं अपने घर से नहीं निकल सकता था। इवन जो है इतनी ज़्यादा बुरी मेंटली जो वो हो गया था। तो मैं उसके बाद अगर ख़ुद को किसी दूसरे के उस पर रख के देखूं जगह पे कि हम सहाफ़ी जो है किसी के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगा देते हैं, बाज़ औक़ात तो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, जानें चली जाती हैं। लेकिन अगर कोई हमारे से कोई पूछगछ करने के लिए कोई इस तरह का कानून आ रहा हो और उसमें कोई ये ना हो कि मतलब ये टारगेटेड वो करने के हवाले से, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं था, तो मुझे यूके में जाके वो उस चैनल को और उसको चैलेंज करने के लिए वो करना पड़ा। अगर ये कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई वायबल कोई इस तरह का लॉ होता तो मुझे इतनी दूर जाने की वो ना होती। तो ये हमें एक बतौर सहाफ़ी ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो है वो आंसरेबल नहीं है किसी को। हम जो लिख दें, हम जो बोल दें, हम जो यूट्यूब के ऊपर जो चला दें, तो हमसे कोई पूछे ना। अगर कोई पूछेगा तो ये हमारी आज़ादी है, जो इजहार राय है उसके ऊपर कदगन होगी। तो मैं इस चीज़ के ऊपर कायल नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बाकी जो एक बात है पीपीसी 1860 वाले में भी ये डेफेमेशन के हवाले से था, फिर 2002 वाला मजर साहब बता रहे हैं, ये अब एक अलहदा एक स्पेशल वो आ गया, लॉ आ गया। इसमें अगर कोई देखें ये जी, तो ये हमें ये सहाफ़ी जो बरादरी है लेकिन उसको भी ये इंश्योर कराना चाहिए। एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा सर, हम डेफेमेशन की जब बात करते तो कानून की जो लैंग्वेज होती है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है। नंबर 1, क्या इस कानून में जो शिकें डाली गई हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, वो कहीं कल को खिलाफ तो नहीं सहाफ़ियों के या इन जनरल उन लोगों के जो ज़बाबंदी के लिए इस्तेमाल होगी? दूसरी बात ये चीज़ देखने की बड़ी ज़रूरत है कि क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ? अगर इतना ही अच्छा था तो इस पे मुशावरत कर लेते, थोड़ा वेट कर लेते, सारों को ऑन बोर्ड ले लेते, और उसके बाद जो भी कानून आता उसके ऊपर सब रजामंद होते और अच्छी चीज़ होती। अलीना देखिए, कोई भी कानून बनता है ना, तो हम अदालतों में जो है ना वो फैसला इसी पे होता है। एक उसके अगेंस्ट में होता है, एक उसके प्रो होता है, और हमेशा एक ही कोई शिक हो उसकी भी हमेशा टोटली 2 डिफरेंट तौजीहात वो पेश की जाती हैं। तो हर कानून की अपने मुताबिक जो है लोग उसकी वो डेफिनेशन भी या उसको डिफाइन करते हैं। तो उस पे वो नहीं है, मसला ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है। मैं ये इस हवाले से मैं भी ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की कोई स्पेसिफाइड या कोई टारगेटेड कोई इस तरह की कोई शिक है तो उसके ऊपर हुकूमत को लाजमी गौर करना चाहिए, अदरवाइज डेफेमेशन। फखर देखें 2016 का जब पैका बना था ना, उसके बाद आप स्टेटिस्टिक्स उठा लें, उसमें राइट्स एक्टिविस्ट को टारगेट किया गया, उसमें जर्नलिस्टों को टारगेट किया गया, जर्नलिस्टों को हथकड़ी लगाई गई, और कोई एक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। किसी कोर्ट ने यूं उठा के फेंक दी जो जिन्होंने पिटीशंस की थी, सिर्फ हैरेसमेंट के लिए। लेकिन सर उस पे हमारे सहाफ़ियों की भी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुझे फैसला याद है, जो समी इब्राहिम साहब वाला केस था, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ये अहकामात जारी किए थे कि PFUJ और उसके साथ साथ जो नेशनल प्रेस क्लब है ये बैठ के एक तरीकाकार और एक लाए अमल तैयार करें, जो सहाफ़ियों का एक ज़ाब्ता इखलाक है या कोड ऑफ कंडक्ट है वो करें। उसके बाद FIA ने अगर किसी को समन करना है वो सहाफ़ी तंजीमों को वो करेंगे। हम सहाफ़ी भी जो है ना इस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुबर्रा नहीं हो सकते। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा हमने अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल किया है। किस तरह किया है? प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान क्यों बनाई गई? किसका प्रपोजल था प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान? इसलिए बनाई गई
कि जी अखबारात में बहुत सी चीज़ें ऐसे छपती हैं और कोई फोरम अवेलेबल नहीं है, उसके लिए प्रेस काउंसिल बनाएगी। ख़ुद हमने जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उसके बाद मीडिया कमीशन तजवीज़ हुआ कि मीडिया कमीशन बनाए। गवर्नमेंट कम से कम जावेद जब्बार और नासिर असलम जायद के कमीशन की रिपोर्ट पढ़ तो ले। मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन हमने प्रपोज किया, हमने से अपना जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सीक्रेट फंड था वो हमने ख़त्म करवाया सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल इसी तरह अब भी मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त होती है, लेकिन क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ख़त्म करेगी? पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म करे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ा करप्शन का जरिया है। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, इसमें शामिल ये ज़रूर कर लीजिएगा कि सोशल मीडिया का फिर क्या, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे है, उसको किस तरह रेगुलेट किया जाए? मीडिया कंप्लेंट, ये जो मजहर साहब बात कर रहे हैं, ये एक जो रेगुलर मीडिया है या एक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं। हम देखें अगर तो हर पाकिस्तान का इस टाइम जो सहाफ़ी है वो अपना एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो जॉब है जो है, उसके अलावा हर एक ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, डिजिटल मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें वो नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, तो आप यूट्यूब के ऊपर जो है वो चला रहे होते हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आर्बिट्री अंदाज में जब आप कवानीन लेकर आते हैं ना, बगैर डिस्कशन के, बगैर डिबेट के, तो उसका ये कि आज देखें क्या हुआ था पीटीआई के दौर में, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही थी, उसकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन किसने की थी? वही काम जो फवाद चौधरी साहब नहीं कर सके, वो मलिक अहमद खान ने दस्तखत करके कर दिए, वही काम है। और दूसरी बात, ये उससे हटके नहीं है काम, है कि आंसरेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी नीयत ये है कि आप अच्छी सहाफत चाहते हैं, आपकी नीयत ये है कि आप सच सुनना चाहते हैं, आपकी नीयत ये है कि आपने एक लोगों की पगड़ियां ना उछालें, इसलिए आप ये फायर वायलें जो लगा रहे हैं, आप ये जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप ये जो बैन किया हुआ है, पैमरा कवानीन है, प्रेस काउंसिल कवानीन है, हद के इज्जत का कानून है, तौहीन का कोई कानून है, पीका कानून है, ऊपर से एक और कानून आ गया है। आपने प्रोग्राम के शुरू में मुझसे दिल पे हाथ रखवाया था, तो आप राइट हैंड साइड वाले दिल पे हाथ रख के मुझे जरा बताएं कि आप जो कहते हैं कि आप फायर वाले लगा रहे हैं, वो हम ही लगवा रहे हैं। हाँ मैडम शेख, बिल्कुल, मैंने तो कहा है, ये फखर दुरानी ने मेरे घर से लेके गया है। मरकजी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि एक्स पर पाबंदी मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन पाबंदी है। अच्छा, और मजे की बात देखिए, सारे एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स बंद है, या अगर इतना बुरा है तो बंद कर दो। अच्छा, इस पे जो एक्स बंद करने वाले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं DPI। वो इमरान खान की दौरे हुकूमत में वो एक्वायर की गई थी और वो उस दौर में कर दे यार, इमरान खान की हुकूमत में की गई, तो आप खत्म कर दें। मैं तो ये भी पढ़ी थी इस खबर में कि VPN का जिम्मेदाराना इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है और VPN के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है, तो ये भी बड़े मजे की चीज है। लेकिन एक चीज हम इस सब चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी रियल इशू। ये सिर्फ ये मामला नहीं है कि जवाबंदी का या आप बोलने के ऊपर, आप इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। एक बड़ा पोर्शन है इस मुल्क का और आने वाले फ्यूचर में जो कि डिजिटल मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है, रोज़गार उससे, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं। तो इस तरह की जब आप चीज़ें करेंगे, रोकेंगे, तो क्या फ्यूचर रह जाएगा उस इंडस्ट्री का जिसमें आज पूरी दुनिया पता नहीं कहाँ निकल रही है और हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। सो ये भी बड़ी सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।